हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग को उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित झीलों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से आपके उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित कुल जितने सारे झीलें हैं उन सभी के बारे में दोस्तों हम लोगों ने जाना था। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोग को इसी उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित कुल जितने सारे झीलें होंगे उन सभी को दोस्तों मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आपके उत्तराखंड में आने वाले कुल जितने सारे दोस्तों आपके समुचित जो झीलें हैं वो सारे सारे दोस्तों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए सबसे पहले हम लोग जानते हैं गढ़वाल क्षेत्र के झीलों के बारे में कि गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक का मतलब होता है ज्यादातर। ठीक है, तो दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक यानी ज्यादातर जो झीलें हैं वो दोस्तों पाया जाता है चमोली जिले में। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके झीलों को आपके उत्तराखंड में ताल के नाम से जाना जाता है, यानी दोस्तों वहां पर झील का जो रूपांतरण है वो ताल के रूप में किया जाता है। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर झील के साथ ताल भी बताया है, यानी कि आप लोग झील को ही ताल समझिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जिस प्रकार से दोस्तों आपके कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले कुल जितने सारे दोस्तों आपके झीलें थे उन झीलों में से जिस प्रकार से अधिकांश झीलें दोस्तों आपके उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के आपके नैनीताल जिले में मिलते थे, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपके गढ़वाल क्षेत्र के अधिकांश जो दोस्तों जो झीलें होंगे वो आपको मिलेंगे चमोली जिले में। किस जिले में? तो चमोली जिले में। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपके गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश जो झीलें हैं वो आपके किस जिले में पाई जाती है, तो याद रखिएगा आप लोग किस जिले में भाई, तो आपके चमोली जिले में। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आपके चमोली जिले में तो आपके सर्वाधिक झीलें आपके पाई जाती है, तो ठीक है, लेकिन आपके गढ़वाल क्षेत्र में पाए जाने वाले जो दोस्तों आपके झीलें हैं उनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो आपका ताल है वो आपका निकल कर आता है कौन सा, तो सहस्त्रताल। कौन सा भाई, तो सहस्त्रताल। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सहस्त्रताल में जो ताल है आपका, इसका अर्थ क्या हुआ, तो दोस्तों इसका अर्थ हुआ झील। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तराखंड में झील को ताल के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों जो आपका सहस्त्र है, तो सहस्त्र को हम लोग जानते हैं किस रूप में, तो सहस्त्र को हम लोग जानते हैं हजार के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं कि इसका जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ हजार झील। यानी कहने का मतलब कि दोस्तों जो आपका सहस्त्रताल है वो दोस्तों आपके हजारों दोस्तों झीलों का एक समूह है, यानी हजारों झीलों के समूह के से ये आपके ताल का निर्माण हुआ है। यानी कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो सहस्त्रताल है इसमें दोस्तों बहुत सारे आपके झील उपस्थित हैं, जिसकी संख्या दोस्तों हजारों बताई गई है। और इस आधार पर ही इस ताल का जो नामकरण है वो सहस्त्रताल के रूप में दोस्तों यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें इसके स्थान का, तो दोस्तों इसका जो स्थान है वो आपके गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी गढ़वाल के निकट घुतू में दोस्तों ये क्या है, आपका ये सहस्त्रताल स्थित है, जिसकी जो ऊंचाई है दोस्तों समुद्र तल से वो है 1530 मीटर। कितनी है भाई, 1530 मीटर। ठीक है, और दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये जो ताल है आपका वो कई तालों का एक समूह है, यानी कई झीलों का दोस्तों यह समूह है। लेकिन इन झीलों में से दोस्तों केवल 3 ही जो झील है वो आपके सबसे प्रमुख माने जाते हैं, सबसे उत्तम माने जाते हैं, सबसे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इनकी जो संख्या वो कितनी बताई गई है, तो दोस्तों 3 बताई गई है। ठीक है, और साथ ही में आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर देख सकते हैं बोला जा रहा है गढ़वाल क्षेत्र की सबसे गहरी और सबसे बड़ी, यानी कि दोस्तों ये जो आपका सहस्त्रताल है वो आपकी गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा झील भी यही है और सबसे गहरा झील भी आपका यही है। जैसा कि हम लोगों ने कुमाऊं क्षेत्र में जाना था कि जो कुमाऊं क्षेत्र में दोस्तों सबसे जो बड़ा झील था वो था दोस्तों आपका भीमताल। कौन था भाई, तो भीमताल। अगर बात करें दोस्तों सबसे गहरा झील का, तो वो कौन था, तो वो था दोस्तों आपका नौकोचिया ताल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ गढ़वाल क्षेत्र में कि सबसे जो बड़ा ताल होगा वो भी होगा आपका सहस्त्रताल, और जो सबसे गहरा ताल होगा वो भी होगा आपका सहस्त्रताल। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम लोग देखें सहस्त्रताल के दोस्तों पूर्वी हिस्सा में, तो दोस्तों इसके पूर्वी हिस्सा में क्या होगा कि इसके पूर्वी हिस्सा दोस्तों एक पहाड़ है जिसके चोटी से हिम यानी कि बर्फ बराबर दोस्तों पिघल कर क्या होता है, जल के रूप में वो गिरते रहता है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इसके दक्षिणी पश्चिमी हिस्से का, तो दोस्तों इसके दक्षिण पश्चिम हिस्से में विशाल चट्टानें हैं और दोस्तों इसके उत्तरी छोर में फूलों से आच्छादित एक समतल भूमि है। आपके किसके दोस्तों, तो सहस्त्रताल के। इस झील की दोस्तों तलहटी में अस्लेट चट्टान से निर्मित लाखों चौकियां दोस्तों स्पष्ट दिखाई पड़ती है, और इस प्रकार से दोस्तों दिखाई पड़ती है जैसे कि मानो कि वहां पर तपस्वियों की क्या हो, वो दोस्तों तप स्थली हो, यानी कि वहां पर जो तपस्वी है वो क्या करते हैं, उस स्थान पर उस स्थल पर तप करते हैं। तो
तो इस प्रकार से आपका जो सहस्त्र ताल है दोस्तों वो आपका खत्म हुआ। आइए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो अगला ताल है यम ताल, इस पर चलने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यम, ठीक है, तो यम का मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझ के रखिएगा, यम का मतलब हुआ खतरा, ठीक है, यानी जिसके ऊपर खतरा तो उसके ऊपर यमराज, यानी कि भाई जिसका प्राण जाने वाला होता है, जिसके जीवन संकट में है, तो उसका डायरेक्टली जो संबंध होता है वो किससे होता है भाई? तो वो होता है आपके यमराज से। यानी अगर कोई डेथ कर जाता है, कोई मर जाता है, तो लोग क्या बोलते हैं कि उसकी आत्मा को, उसकी प्राण को कौन लेने आते हैं? तो यमराज लेने आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग ये समझेंगे कि हमारा ये जो यम ताल है ये बहुत ही खतरनाक ताल है, बहुत खतरनाक झील है। यानी यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो नहीं जाते, यानी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी जाना मना है। तो क्यों जाना मना है? तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका यम ताल है यह दोस्तों आपके टिहरी गढ़वाल के निकट ही क्या है? यह दोस्तों आपका समीप है, यानी उसके निकट ही है। यानी कह सकते हैं कि जो आपका यम ताल है वो दोस्तों आपके टिहरी गढ़वाल के सहस्त्र ताल के निकट ही है, जो कि दोस्तों आपके सालों भर भी है जो ताल है वो बर्फ से ढका रहता है, ठीक। यानी कि दोस्तों यहाँ पर किसी भी समय अगर आप सोचिएगा कि यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब बर्फ ना रहे, तो दोस्तों ये सालों भर बिल्कुल भी दोस्तों क्या रहता है? ये बर्फ से आपका ये जो ताल है वो ढका रहता है। इसीलिए यहाँ पर लोगों का आना जाना जो है दोस्तों वो मना कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके अगले ताल पर, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो अगला ताल है उसका नाम है महासर ताल, ठीक है, महासर ताल। तो दोस्तों ये जो ताल है आपका वो आपके सहस्त्र ताल के समीप ही है, देख सकते हैं, सहस्त्र ताल के समीप। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका महासर ताल है वो भी आपके सहस्त्र ताल के निकट क्या है? यह दोस्तों आपका स्थित है। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना कि जो सहस्त्र ताल है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो आपका सहस्त्र ताल है वो आपके टिहरी गढ़वाल के घोटू में स्थित है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो आपका महासर ताल है वो भी आपके टिहरी गढ़वाल के घोटू में ही स्थित होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह सहस्त्र ताल के समीप है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा महासर ताल के बारे में। दोस्तों ये जो महासर ताल है वो आपके सहस्त्र ताल से कुछ दूरी पर, यानी कि बाल गंगा घाटी में क्या है? यह स्थित है। और ये जो दोस्तों झील है आपका यह 2 कटोरे नुमे तालों से निर्मित है। यानी कि आपके महासर ताल का दोस्तों जो निर्माण है वो 2 कटोरे नुमे तालों से क्या हुआ है? यह दोस्तों निर्मित हुआ है। इन दोनों तालों को दोस्तों भाई बहनों के ताल के रूप में भी क्या करते हैं? हम लोग दोस्तों संबोधित करते हैं, यानी दोस्तों हम लोग उस रूप में हम लोग जानते हैं। और बात करें दोस्तों इस महासर ताल के चारों ओर के दोस्तों इसके आवरण का, तो दोस्तों इसके जो चारों ओर जो आवरण है वो दोस्तों आवरण घने वृक्षों से घिरा हुआ है। यानी महासर ताल के चारों ओर दोस्तों घने वृक्ष है और साथ ही दोस्तों बुग्याल के भी क्या है? वृक्ष है। तो इस प्रकार से आपका जो महासर ताल है वो भी दोस्तों आपका कंप्लीट हो चुका है। आप लोग समझ के रखिएगा कि जो आपका महासर ताल है दोस्तों वो कटोरे नुमे 2 तालों से क्या है? दोस्तों निर्मित है। और इन्हीं दोनों तालों को दोस्तों भाई बहन के ताल के रूप में भी क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है, जो कि दोस्तों आपके सहस्त्र ताल से कुछ दूरी पर बाल गंगा घाटी में क्या है? यह दोस्तों ताल आपका स्थित है, ठीक है। और साथ ही अगर बात करें दोस्तों इसके चारों ओर के आवरण का, तो दोस्तों इस ताल के चारों ओर आपके घने वृक्ष के उपस्थित है, जिससे कि दोस्तों महासर ताल की जो दोस्तों सुंदरता है वो काफी बढ़ जाती है। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके अगले वाले ताल पर। इसमें बताया जा रहा है बासुकी ताल, ठीक है। तो दोस्तों जो बासुकी ताल है इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों समझ सकते हैं कि जो आपका बासुकी ताल है दोस्तों ये आपके टिहरी गढ़वाल में ही क्या है? यह उपस्थित है। लेकिन कहाँ पर? तो दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, केदारनाथ के पश्चिम टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि यह टिहरी गढ़वाल के उत्तर पूर्वी सीमा पर केदारनाथ के पश्चिम में क्या है? यह दोस्तों स्थित है। यानी केदारनाथ के पश्चिम में दोस्तों ये आपका जो ताल है वो आपका स्थित है। और बात करें दोस्तों इसके पानी के रंग का, तो दोस्तों इसका जो पानी का जो रंग है यह दोस्तों लाल है। और इसके लाल रंग की पानी की जो कथा है दोस्तों वो बासुकी नाग की कथा से जुड़ी है। यानी दोस्तों कहा जाता है कि जो बासुकी ताल है इसका जो पानी का जो रंग है दोस्तों वो कैसा होता है? तो वो दोस्तों लाल होता है। यानी दोस्तों इसे लाल पानी वाला भी ताल कहा जाता है। और लाल पानी वाला ताल का जो कथा है वो दोस्तों जुड़ा हुआ है किससे? तो बासुकी नाग, बासुकी जो नाग है ना उनकी कथा से क्या है? इनका लाल पानी वाला जो दोस्तों कथा है वो दोस्तों जुड़ा हुआ है। इसीलिए दोस्तों इसके आधार पर, बासुकी के आधार पर ही इस ताल का जो नाम है वो बासुकी पड़ चुका था, ठीक है। और साथ ही दोस्तों बात करें इसके समुद्र तल से ऊंचाई का, तो दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है दोस्तों आपका यहाँ पर 4150 मीटर। यानी कि दोस्तों ये जो ताल है आपका वो आपके समुद्र तल से 4150 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। और दोस्तों ये जो ताल है वो आपके नीले रंग के कमलों के लिए क्या है? यह प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों इस ताल में आपके नीले रंग के क्या होते हैं? कमल के पुष्प खिलते हैं। और जिसके कारण दोस्तों ये जो आपका बासुकी ताल है बहुत ही प्रसिद्ध है। और आपसे कोई पूछे कि आपके उत्तराखंड में किस ताल में नीले रंग के कमल के फूल खिलते हैं, तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि जो बासुकी ताल है उसी में दोस्तों नीले रंग के कमलों के फूल क्या होते हैं? वो
खेलते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं किसमें, तो दोस्तों मंसूर ताल। देख सकते हैं यहाँ पर लाल पानी, यहाँ पर मैंने लिखा है आप लोगों को 100 शॉट जो मेन पॉइंट है मैंने आप लोग को यहाँ पर डिनोट कर दिया है, जिससे कि दोस्तों आप लोग का जो मेन पॉइंट है वो बिल्कुल भी आप लोग से ना अछूता रहे। ठीक, देखिएगा अगला कौन है, मंसूर ताल। ठीक, तो दोस्तों जो मंसूर ताल है वो कहाँ पर भाई, तो दोस्तों आपका जो मंसूर ताल है वो भी आपके टिहरी के खतलिंग हिमत नद के पास स्थित है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, टिहरी मतलब समझ रहे हैं ना, टिहरी मतलब कि जो आपका गढ़वाल क्षेत्र है उसके टिहरी में खतलिंग हिमनद के पास क्या है, ये दोस्तों आपका मंसूर ताल स्थित है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं मंसूर ताल के बारे में। दोस्तों जो आपका मंसूर ताल है वो आपके टिहरी गढ़वाल की सीमा के पास जो खतलिंग है उसी के पास क्या है दोस्तों, यह उपस्थित है। और इसी के पास दोस्तों आपके भिलंगना नदी का जो सहायक नदी है, कौन सी नदी भाई, तो दूधगंगा नदी। ठीक है, दूधगंगा समझ सकते हैं, दूधगंगा। देखिए आपकी भिलंगना नदी की जो सहायक नदी है ना दूधगंगा, इसका जो उद्गम स्थल है, मतलब जहाँ से दूधगंगा निकलती है उसका जो उद्गम स्थल है वो भी दोस्तों इसके पास ही है। तो उस उद्गम स्थल का जो नाम है वो है दोस्तों आपका दूधगंगा हिमनद। यानी कि अगर पूछे कि दूधगंगा हिमनद कहाँ पर है, तो दोस्तों जो आपका दूधगंगा जो हिमनद है वो आपके मंसूर ताल के निकट ही है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें इसकी ऊंचाई का, तो इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है 16,500 फीट। 16,500 फीट दोस्तों समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। और इसकी टोटल जो परिधि है दोस्तों वो है लगभग 3 किलोमीटर। यानी ये जो मंसूर ताल है आपका, इसकी टोटल जो परिधि है, परिधि मतलब देख सकते हैं दोस्तों, इसके चारों ओर की जो दोस्तों जो लंबाई है उसकी मैं बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके चारों ओर की दोस्तों जो लंबाई है वो कितनी है लगभग, तो दोस्तों 3 किलोमीटर के दोस्तों परिधि में ये फैला हुआ है। और साथ ही दोस्तों ये जो आपका मंसूर ताल है ये बहुत ही सुंदरमय है, यानी दोस्तों देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और इसीलिए यहाँ पर दोस्तों इस ताल के पास बहुत सारे पर्यटक क्या करते हैं, घूमने के लिए आते हैं। और बहुत सारे पर्यटकों में से दोस्तों कुछ पर्यटकों को इसी ताल पर राजहंस भी देखने को मिलता है। दोस्तों इसी ताल के पूर्वी छोर से अगर आगे जाइएगा तो उसके दोस्तों उतराई पर, उतराई मतलब जब इस ताल से जब आप लोग उतरिएगा, इस ताल के जो पूर्वी छोर है, अगर उसकी उतराई पर दोस्तों आप लोग जाते हैं तो वहां पर आपको केदारनाथ का ट्रैकिंग रास्ता मिलता है। ट्रैकिंग करने का मतलब कि उस रास्ते से आप केदारनाथ जा सकते हैं। कहाँ पर जा सकते हैं भाई, तो केदारनाथ जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने मंसूर ताल के बारे में इतना सब कुछ जाना, तो इतना बहुत है आप लोग को जानना। अब हम लोग चलते हैं इसका जो अगला ताल है उस पर। देखिए इसमें बताया जा रहा है अप्सरा अक्षरिया नाल। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो अप्सरा अक्षरिया जो नाल बोला है, तो आप लोग नाल को ताल के रूप में समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर हो सकता है मिस्टेक से मैंने गलती से लिख दिया होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर इसको किस रूप में समझिएगा, तो ताल के रूप में। ठीक है, क्योंकि ताल का मतलब होता है झील। तो आइए सबसे हम लोग पहले यहाँ पर बात करते हैं कि जो अप्सरा जो ताल है आपका वो कहां पर स्थित है। तो दोस्तों जो आपका अप्सरा ताल है यह आपके टिहरी गढ़वाल का जो आपका बुढ़ाकेदार है ना, बुढ़ाकेदार, वो दोस्तों बुढ़ाकेदार के पास में क्या है, यह उपस्थित है। यानी इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। देखिए अब जो पढ़ रहे हैं ना बुढ़ाकेदार, तो बुढ़ाकेदार मत पढ़िए, इसको हम लोग पढ़ेंगे बूढ़ाकेदार। ठीक है, इसको दोस्तों बोला जाता है उस क्षेत्र में बूढ़ाकेदार ना, बूढ़ा है से एके में लिखा गया है बूढ़ा के दार। ठीक, बूढ़ा केदार बोलेंगे ना कि बूढ़ा केदार। या अगर कोई पूछे कि अप्सरा जो ताल है आपका वो टिहरी गढ़वाल के किस क्षेत्र में है, तो आप लोग बताइएगा कि जो आपका अप्सरा जो ताल है वो आपके टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के बूढ़ा केदार में क्या है, यह दोस्तों स्थित है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें इसकी विशेषता का, तो आप लोग देखिएगा अप्सरा ताल में दोस्तों जो अप्सरा है इसको अगर हम बाहर निकालें तो आप लोग क्या समझते हैं, अप्सरा को आप लोग क्या समझते हैं, अप्सरा को दोस्तों आप लोग ये समझते हैं परी। ठीक है, यानी परी को ही क्या कहा जाता है, अप्सरा कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो परी होती है वो क्या करती हैं, वो दोस्तों आसमान में वो उड़ती हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोगों की जो मान्यता है वो मान्यता के आधार पर ये बताया जाता है कि जो हिमालय की जो अप्सराएं होती हैं, जो सुंदर सुंदर जो रानियाँ होती हैं, हिमालय की जो अप्सराएं होती है, जो दोस्तों हवाओं में जो उड़ती है, जो अप्सराएं होती हैं, वो इसी ताल में क्या करती हैं, स्नान करती है। हिमालय की जो अप्सराएं होती हैं वो आपके इसी ताल में दोस्तों स्नान करती है, और स्नान करने के कारण ही इस ताल का जो नामकरण है वो किया गया है अप्सरा ताल के रूप में। किस ताल के रूप में भाई, तो अप्सरा ताल के रूप में। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो अप्सरा ताल है वो आपका खत्म हो चुका। और यहाँ पर देख सकते हैं जो अक्षरिया, अक्षरिया मतलब दोस्तों जो आपका अप्सरा ताल है उसी को ही अक्षरिया के नाम से क्या करते हैं, हम लोग संबोधित करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इसका जो अगला ताल है उस पर। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है भिलंग ताल। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा भिलंग ताल के बारे में आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो भिलंग ताल है
ये दोस्तों क्या है? तो दोस्तों जो आपका भिलंग ताल है वो भी आपके टिहरी के पास ही आपका उपस्थित है। और बात करें दोस्तों इसकी विशेषता का, तो इसकी जो विशेषता है दोस्तों वो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम लोग बस ये समझ कर रखेंगे कि जो हमारा भिलंग ताल है ये ज़्यादातर दोस्तों बिल्कुल भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों जो मेन जो इंपॉर्टेंट जो ताल है वही दोस्तों मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग बस यही समझ कर रखिएगा कि जो आपका भिलंग ताल है वो भी दोस्तों आपके कहाँ पर है, तो आपके टिहरी में क्या है, यह उपस्थित है। तो आइए जो अगला है उस पर हम लोग चलते हैं। अगला है दोस्तों आपका दुग्ध ताल, ठीक है। तो जो दुग्ध ताल है दोस्तों वो कहाँ पर उपस्थित है, तो दोस्तों जो आपका दुग्ध ताल है वो आपके पौड़ी गढ़वाल यानी कि दूधा तोली में स्थित है। देखिए जो पौड़ी गढ़वाल है वो भी दोस्तों आपकी गढ़वाल क्षेत्र में ही दोस्तों ये आता है। और आपके पौड़ी गढ़वाल के दोस्तों एक निकट एक क्षेत्र है, एक दोस्तों आपका स्थान है जिसका नाम है दूधा तोली। और उसी दूधा तोली में दोस्तों आपका यह ताल उपस्थित है जिसका नाम है दुग्ध ताल। दुग्ध ताल दोस्तों इससे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ताल का जो जल है, इस ताल का जो दोस्तों पानी है वो दोस्तों लगभग सफ़ेद है। और सफ़ेद होने के कारण दोस्तों इसकी जो रंग है, मतलब इसका देखने का दोस्तों जो करिश्मा है, जब हम इसको देखते हैं इस ताल को तो दोस्तों ऐसा लगता है कि ये जो ताल है, ये जो झील है वो दूध से क्या है, ये दोस्तों भरा हुआ है। और इसी के आधार पर इस ताल का जो नामकरण है वो दोस्तों दुग्ध ताल के रूप में किया गया है। दूध को हम लोग दूध के रूप में समझते हैं क्योंकि संस्कृत में दोस्तों हम लोग दूध को दुग्ध ही क्या करते हैं, हम लोग दोस्तों यहाँ पर बोलते हैं। तो आइए अब मैं क्या करता हूँ, आप लोग का जो अगला जो ताल है उस पर लेकर चलता हूँ। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि जो अगला ताल है वो कौन है भाई, तो अगला जो ताल है वो है आपका ताराकुंड। तो दोस्तों देखिए ताराकुंड क्या है भाई, यहाँ पर बताया जा रहा है ताराकुंड दूधातोली में। तो दोस्तों देखिए जहाँ पर आपका ये दुग्ध ताल है ना, तो दुग्ध ताल कहाँ पर है, तो आपके पौड़ी गढ़वाल के दूधातोली में है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों उसके निकट ही आपका जो ताराकुंड है वो भी दोस्तों आपके दूधातोली में ही क्या है, यह दोस्तों आपका उपस्थित है। तो आपका जो दूधातोली है दोस्तों इसमें भी ज़्यादातर उतना जानने योग्य नहीं है, ये भी दोस्तों आपका नॉर्मल एक आपका क्या है, यह दोस्तों आपका ताल है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, चलते हैं इसका जो अगला ताल है उस पर। तो दोस्तों जो इसका अगला ताल है इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कौन सा, तो दोस्तों देख सकते हैं आपका रूपकुंड, ठीक है। नाम को थोड़ा यहाँ पर ध्यान समझिएगा, नाम के आधार पर क्या करेंगे इसकी विशेषता को हम लोग सब जानेंगे, ठीक। रूपकुंड है तो दोस्तों यहाँ पर जो कुंड है ना, तो कुंड को हम लोग किस रूप में जानते हैं, ताल के रूप में हम लोग जानते हैं। देखिए जो रूपकुंड है उसको यहाँ पर रहस्य ताल के रूप में क्या किया गया है, संबोधित किया गया है, जो कि दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये तो आपका श्योरली है कि ये जो क्षेत्र होगा वो आपका गढ़वाल होगा क्योंकि हम लोग गढ़वाल क्षेत्र के तालों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जो आपका रूपकुंड है वो भी आपके उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में ही ये आएगा। और इस गढ़वाल क्षेत्र में दोस्तों ये कहाँ पर आएगा, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये कहाँ पर आएगा। यह दोस्तों आपके गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के धराली विकास खंड में क्या है, यह दोस्तों बुग्याल के निकट यह ताल उपस्थित है। अगर बात करें दोस्तों पौराणिक कथा का, तो दोस्तों पौराणिक कथा के आधार पर यह बताया जाता है कि शिव पार्वती ने कैलाश जाते हुए इस ताल का निर्माण किया था, जिसे हम लोग रूपकुंड अर्थात रहस्य ताल के रूप में क्या करते हैं, हम लोग संबोधित करते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग ने इतना जाना कि जब माता पार्वती और जो भगवान शिव है वो जब कैलाश की ओर जब जा रहे थे इस रास्ता से गुजर कर, तो जाने के क्रम में ही उन्होंने इस ताल का निर्माण किया था। लेकिन इस ताल का जब निर्माण किया था तो इनका जो नाम है वो रूपकुंड क्यों पड़ा, और जब रूपकुंड पड़ा तो इसका नाम फिर रहस्य ताल कैसे हो गया। तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, मैं आप लोगों को सारा चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ में आप लोगों को समझाऊंगा, जिससे कि दोस्तों आप लोग इसके ज्ञान से बिल्कुल भी अछूता ना रहे। देखिए जब माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश की ओर जा रही थी तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी आधी जो सुंदरता है, आधा जो सौंदर्य है दोस्तों उन्होंने इसी कुंड में छोड़ दिया था, यानी कि इसी झील में छोड़ दिया था। तो जब इनकी जो सुंदरता है यानी जो पार्वती माता, आपको पता ही है कि जो पार्वती माता थी वो कितना खूबसूरत थी। पार्वती माता का खूबसूरत होने के कारण दोस्तों बहुत सारे दोस्तों क्या हुआ, शिव के साथ बहुत सारे दोस्तों जो आपके राक्षस थे उन्होंने वरदान मांगा था माता पार्वती को पाने के लिए, जिसके कारण माता पार्वती को काली का अवतार लेना पड़ता, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो माता पार्वती जी वो बहुत ही सुंदर है और उन्होंने अपनी आधी सुंदरता इसी ताल में क्या किया था, इसी कुंड में क्या किया था, उन्होंने छोड़ दी थी। जब उन्होंने अपनी आधी सौंदर्य का दोस्तों जब उन्होंने दान इस कुंड में किया था, तो जिसके कारण दोस्तों ये जो आपका कुंड है वो काफ़ी आपका सौंदर्यशील हो गया। यानी दोस्तों उस क्षेत्र का सबसे सौंदर्यशील अगर कुंड की अगर बात की जाए तो वो दोस्तों आपका आता है रूपकुंड। यानी दोस्तों देखने में बहुत ही आपका मनमोहक, बहुत ही रमणीय और बहुत ही दोस्तों आपका ये सौंदर्यशील प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि दोस्तों पौराणिक कथा के आधार पर यह बताया जाता है कि इसी कुंड में माता जो पार्वती है उन्होंने अपना आधा सौंदर्य क्या किया था, इसमें दोस्तों उन्होंने दान के रूप में दिया था, जिससे कि काफ़ी दोस्तों देखने में सुंदर से लगता है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इसके दोस्तों रहस्य ताल के रूप में, तो दोस्तों इसको भी एक ऐतिहासिक दृष्टि है, यानी ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें इतिहास की दृष्टि से, तो दोस्तों कि ये कहा जाता है कि लगभग आज से 6 वर्ष पूर्व पहले आपके एक राजा थे जिनका नाम था यश धवल। क्या नाम था भाई, यश धवल। और रानी थी जिनका नाम था कौन, यानी रानी जो थी उनका नाम था बल्पा।
रानी जो थी उनका नाम था दोस्तों बल्पा, यानी कि यश धवल और रानी बल्पा तथा उनके सैनिक जो थे उनके कंकाल आज भी दोस्तों इस ताल की ओर, इस ताल के क्षेत्र में क्या होते हैं दोस्तों, मिलते हैं। यानी कि जो उनकी अस्थियां हैं, जो उनके कंकाल हैं, वो दोस्तों आज भी प्राप्त होते रहते हैं, जिसके कारण ये दोस्तों जो रूपकुंड है, जो आपका ये दोस्तों ताल है, वो आपका रहस्यमय बना हुआ है। और रहस्यमय बनने के कारण ही दोस्तों इस ताल का एक और नाम दे दिया गया, जिसे हम लोग रहस्य ताल के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस ताल को हम लोग रूपकुंड क्यों बोलते हैं और साथ ही हम लोग इस ताल को रहस्य ताल क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसका जो अगला ताल है उस पर। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है होम कुंड के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों जो होम कुंड है वो कहाँ पर स्थित है आपका, तो देखिए जो होम कुंड है वो दोस्तों आपके चमोली के रूपकुंड के पास स्थित है। यानी कि दोस्तों आपके चमोली में ही एक स्थान है जिसका नाम है रूपकुंड, और उसी रूपकुंड के पास क्या है, ये दोस्तों आपका स्थित है। तो आप लोगों ने तो अभी जाना रूपकुंड के बारे में, कौन सा रूपकुंड, यहाँ पर रहस्य ताल देख रहे हैं ना। तो जो रहस्य ताल है वो भी कहाँ स्थित है, तो वो भी दोस्तों आपके चमोली में ही स्थित है, बेदनी के पास, यानी बेदनी से आगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी कुंड के पास आपका एक और कुंड है जिसका नाम क्या है, तो होम कुंड। ठीक है, तो दोस्तों जो होम कुंड है वो आपके रूपकुंड से लगभग यह 17 किलोमीटर आगे स्थित है। जो आपका होम कुंड है, अगर आप रूपकुंड जाइएगा ना घूमने के लिए, रूपकुंड है तो रूपकुंड से अगर आप लोग 17 किलोमीटर अगर आप लोग आगे बढ़िएगा तब जाकर दोस्तों आपको इस कुंड से क्या होगा, आपको दर्शन होगा, जिसका नाम है होम कुंड। दोस्तों जो होम कुंड है इसकी समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है लगभग 4000 मीटर। कितनी है भाई, 4000 मीटर। और ऐसा माना जाता है दोस्तों ऐतिहासिक दृष्टि से कि नंदा का डोला इस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर रखा गया था, और इसलिए दोस्तों इसी स्थान से प्रत्येक 12 वर्ष, याद रखिएगा कितना, तो 12 वर्ष, यानी कि इसी स्थान से प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात आयोजित होने वाला दोस्तों एक यात्रा है जिसका नाम है, कौन सी यात्रा भाई, तो नंदा राज जात यात्रा। ये जो नंदा राज जात जो यात्रा है दोस्तों, वो 4 सिंगों वाला जो मेढ़ा है वो अकेला जाता है, कहाँ से, तो इसी झील के पास से। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इस चीज़ को समझ गए। अब आइए हम लोग चलते हैं अगला जो झील है उस पर। इसमें देखिए दोस्तों क्या बताया जा रहा है, लोकपाल हेमकुंड। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अंतर है, ये है आपका होम कुंड, तो ये है आपका हेम कुंड, याद रखिएगा, वो है आपका होम कुंड और ये कौन आपका, ये है हेमकुंड। और दोस्तों हेमकुंड को हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो लोकपाल के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें इसके स्थान का, तो इसका जो स्थान है वो कहाँ पर है, तो चमोली में। ये दोस्तों आपके चमोली में स्थित है। चमोली में कौन आपका कुंड उपस्थित है, तो आपका होम कुंड। दोस्तों चमोली में ही आपका होम कुंड भी है और चमोली में ही आपका दोस्तों हेमकुंड भी है, जो कि दोस्तों जो होम कुंड है वो आपके रूपकुंड के पास है, और जो दोस्तों आपका लोकपाल जो यानी हेमकुंड है वो भी दोस्तों आपके चमोली में ही स्थित है। तो वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों आपके रूपकुंड के पास ही आपका स्थित होगा। दोस्तों बात करें अगर इसकी विशेषता का, तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है शॉर्ट में, लक्ष्मण गंगा उद्गम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, लक्ष्मण जो गंगा है यह एक प्रकार का नदी है, जैसे कि आप लोग का गंगा नदी हो गया, सरयू नदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, उसी प्रकार से दोस्तों जो लक्ष्मण जो गंगा है वो भी क्या है, एक प्रकार का नदी है। और ये जो नदी जहाँ से निकलती है, भाई उद्गम किसको बोलते हैं, जहाँ से जो नदी निकलती है, जहाँ से जो नदी जो प्रारंभ होती है उसी को हम लोग बोलते हैं उद्गम। तो दोस्तों जो ये नदी निकलती है उसका जो उद्गम स्थान है वो दोस्तों कहाँ पर है, तो आपके हेमकुंड के पास ही है। आगे दिया जा रहा है हेमकुंड, यानी कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। दोस्तों यहीं पर एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है क्या, तो हेमकुंड साहिब। दोस्तों आप लोग यहाँ पर हेमकुंड साहिब को हेमकुंड साहिब भी बोल सकते हैं, हेमकुंड साहिब, कहीं कहीं साहिब भी बोला जाता है और कहीं कहीं साबिब भी बोला जाता है, लेकिन आप लोग दोस्तों हेमकुंड साहिब कहीं क्या कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा। यह दोस्तों एक प्रकार का गुरुद्वारा है जो दोस्तों आपके हेमकुंड के पास ही क्या है, यह उपस्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह तपस्थली। ठीक है, तो दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो क्या थे, तो दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह थे वो आपके सिखों के 10वें गुरु जी थे। ठीक है, और जो आपके सिखों के जो 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह है उन्हीं का यहाँ पर क्या है, तपस्थली है। और साथ ही अगर दोस्तों देखें तो जो आपका ये हेमकुंड है ना, ये दोस्तों आपके 7 पर्वतों से घिरी है, यानी इसके चारों ओर क्या है, 7 ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो लोकपाल यानी जो हेमकुंड है वो आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म हो गया। समझे आप लोग कि लोकपाल को हेमकुंड क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी झील के पास एक आपका गुरुद्वारा स्थित है जिसका नाम क्या है, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। और इस गुरुद्वारा का जो दोस्तों नाम है हेमकुंड होने के कारण इस झील का भी जो नाम है वो पड़ गया कौन सा झील, तो हेमकुंड। ठीक है,
है। अब आइए बात करते हैं अगला जो ताल है उस पर। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है संतोपंथ सतपद ताल। ठीक है, बाप रे, कैसा कैसा इसमें नाम दिया जा रहा है। आप लोग दोस्तों इतना ताल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ, ताकि आप लोग दोस्तों इनके बारे में आप लोग जानकारी हासिल रखें। ठीक है, देखिए ज़्यादा भारी नहीं, और पढ़िएगा तो बिल्कुल भी दोस्तों भारी नहीं है, बस यहाँ पर केवल समझने के दोस्तों केवल यहाँ पर खेल है। देखिए संतोपंथ सतपथ ताल, तो दोस्तों जो संतोपंथ जो सतपथ जो ताल है दोस्तों वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है आपका चमोली में। ठीक है, अगर बात करो दोस्तों इसके स्थान का, मतलब वास्तविक स्थान का, तो ये दोस्तों आपका संतोपंथ जो सतपथ जो ताल है वो आपके बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दुर्ग पहाड़ी और समुद्र तल से लगभग 1334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बात करें दोस्तों और इसकी आकृति का, तो दोस्तों जी इसकी आकृति है वो है त्रिकोणाकार। कैसा दोस्तों, त्रिकोणाकार। तो देख सकते हैं त्रिकोण आकार का, यानी दोस्तों ये जो आपका ताल है वो देखने में लगता है त्रिभुजाकार। अब भाई जो त्रिभुजाकार होगा उसमें क्या होंगे, 3 कोण बनेंगे। तो जब इसकी आकृति दोस्तों त्रिभुजाकार है तो इसलिए बोल सकते हैं कि ये दोस्तों किस तरीके का देखने में लगता है, तो ये देखने में लगता है त्रिकोण आकार का। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर दिया जा रहा है अलकनंदा उद्गम, यानी अलकनंदा उद्गम कहने का मतलब है कि यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर उद्गम स्थान है, एक दोस्तों पहाड़ी होगी, चोटी होगी, जहाँ से दोस्तों एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, तो अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, यानी जो अलकनंदा जो नदी निकलती है ना, तो उनका जो उद्गम स्थान है, उनका जो दोस्तों जहाँ से नदी निकलना प्रारंभ करती है उसका जो उद्गम स्थान है वो दोस्तों आपके इसी ताल के क्या है, निकट स्थित है। तो इस क्या रहा दोस्तों, इसकी विशेषता रहा। अगर बात करें दोस्तों मान्यता का, यानी पौराणिक अगर ग्रंथ का, तो पौराणिक ग्रंथ के आधार पर दोस्तों इस ताल के लिए बताया जाता है इस ताल के तीनों कोनों पर, क्योंकि इस ताल की जो आकृति वो कैसी है, तो दोस्तों वो है त्रिकोणाकार। ठीक है, तो इस ताल के तीनों कोनों पर दोस्तों जो ब्रह्मा और विष्णु और जो महेश उन्होंने क्या किया था, वो दोस्तों बैठकर उन्होंने तपस्या किया था। यानी कि एक कोना पर ब्रह्मा जी और दूसरा कोना पर विष्णु जी और जो तीसरा कोना है उस पर कौन, तो महेश यानी कि भगवान शिव। ठीक है, यानी एक कोना पर ये तीनों देवताओं ने क्या किया था, वहाँ पर दोस्तों बैठकर तपस्या किया था। इसीलिए इस ताल की जो आकृति है वो कैसी बन चुकी थी, तो त्रिकोणा आकार बन चुकी थी। ठीक है, और साथ ही दोस्तों ये बताया जाता है कि जो पांडव थे वो दोस्तों इसी के निकट, यानी इसी के पास जो स्थित है, जिसका नाम क्या है, स्वर्गरोहिणी। जो स्वर्गरोहिणी है वो दोस्तों इसी ताल के पास क्या है, स्थित है। तो स्वर्गरोहिणी से क्या किए थे, जो पांडव थे वो दोस्तों स्वर्ग गए थे। इतना क्या था, इसकी दोस्तों पौराणिक कथा के आधार पर इसकी दोस्तों ये मान्यता थी। और इसी झील के पास दोस्तों आपका सूर्य कुंड है। कौन सा कुंड, सूर्य कुंड। ठीक है, इसी झील के पास दोस्तों आपका चंद्र कुंड है, चंद्र कुंड। ठीक है, सूर्यकुंड और चंद्रकुंड इसी झील के पास स्थित है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों आपका जो संतोपंथ जो ताल है ये दोस्तों 2 तालों का क्या है, यह समूह है। और मैंने आप लोग को अभी बताया कि जो अलकनंदा नदी है वो दोस्तों आपके इसी ताल से निकलती है। इसी ताल का मतलब कि यहीं पर क्या है, इसका उद्गम स्थान अलकनंदा क्या है दोस्तों, अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो दोस्तों आपका उपस्थित है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर बताया जा रहा है बिरही ताल। तो दोस्तों जो बिरही ताल है इसको हम लोग ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल ताल कोई ज़्यादा समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है चमोली, यानी कहने का मतलब कि जो आपका बिरही ताल है वो भी आपके चमोली में ही स्थित है। और इसी ताल को दोस्तों गौना झील भी कहते हैं। कौन सा झील भाई, गौना झील कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका ये बिरही ताल है वो आपके चमोली में भीमतला से आगे दाहिनी ओर स्थित है। यानी कि दोस्तों ये दाएं ओर क्या है, वो स्थित है। तो दोस्तों जब आप लोग चमोली में जाइएगा ना, तो चमोली में दोस्तों आपको मिलेगा भीमतला, भीमतला। तो दोस्तों भीमतला एक स्थान है। अगर उसके आगे अगर आप दाएं ओर जाते हैं तो वहीं पर दोस्तों क्या होता है, आपका ये बिरही ताल आपको मिलता है। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि ब्रिटिश काल में, यानी अंग्रेजों के समय, ये जो झील थी, ये जो दोस्तों ताल थी, वो बहुत ही बड़ी थी। और साथ ही दोस्तों इसी ताल में नाव भी चलती थी। लेकिन अब दोस्तों ये जो बिरही ताल है वो बहुत हद तक क्या हो चुका है, ये दोस्तों सूख चुका है। ठीक है, यानी इस ताल की जो पानी है दोस्तों वो कम हो चुकी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि इससे बिरही नदी निकली है। यानी कि जो आपका बिरही ताल है इसी से क्या निकला है, एक नदी निकली है जिसका नाम है बिरही नदी। और इसलिए इस ताल का जो नाम है वो पड़ चुका है बिरही। या फिर इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो आपके ये ताल है वो ब्रिटिश के समय बहुत ही दोस्तों समृद्ध थी। और ब्रिटिश सरकार के समय जब ये ताल समृद्ध थी तो इसलिए दोस्तों उसके नाम पर इस ताल को बिरही ताल के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। और एक नाम और भी है जिससे हम लोग कौन सा झील बोलते हैं, तो गौना झील बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। जो अगला झील है वो कौन है दोस्तों, तो बेनी ताल। तो जो बेनी ताल है इसमें दोस्तों आप लोग समझने का
प्रयास कीजिएगा। देखिए चमोली आदि बदरी के पास, क्या नाम दिया भाई, आदि बदरी के पास, यानी दोस्तों आपके चमोली जिला के आदि बदरी के पास जो आपका बेनी ताल है ये दोस्तों आपका उपस्थित है। और अगर बात करें दोस्तों इसकी स्थिति का, तो दोस्तों इस ताल की जो स्थिति है वो है दोस्तों कर्णप्रयाग, एक स्थान है जिसका नाम है भाई कर्णप्रयाग। तो दोस्तों कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग, मैं नाम दे रहा हूँ ताकि आप लोग दोस्तों इसको समझ कर रखिएगा, याद करके रखिएगा। कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की ओर लगभग कितना किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। और बात करें दोस्तों हम लोग आदि बदरी, तो आदि बदरी से 5 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, ये दोस्तों आपका ताल उपस्थित है। इसको थोड़ा सा बदरी मैं बढ़िया से लिख रहा हूँ, आदि बदरी से कितना किलोमीटर पर भाई, तो 5 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, यह उपस्थित है। तो मैंने क्या बताया आप लोग को, तो दोस्तों मैंने आप लोग बताया कि कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की ओर लगभग इसकी जो दूरी है वो कितनी है, तो 30 किलोमीटर, और आदि बदरी से जो इसकी दूरी है वो लगभग कितना है दोस्तों, 5 किलोमीटर। यानी इतनी दूरी की मतलब इतना और इतना के बीच में क्या है, ये दोस्तों आपका जो ताल है बेनी ताल यह उपस्थित है। और बात करें दोस्तों हम लोग बेनी ताल की लंबाई का, तो दोस्तों जो बेनी ताल की जो लंबाई है वो है 320 मीटर, ठीक है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों वो है 150 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों जो आपके बेनी ताल की जो लंबाई और जो चौड़ाई है मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर दोस्तों हम लोग देखें कि जो आपकी ये बेनी ताल है वो कितना समुद्र तल से ऊंचा है, तो दोस्तों समुद्र तल से इस ताल की जो ऊंचाई है वो लगभग 3000 है, 3000, ठीक है। यानी 3000 मीटर क्या है दोस्तों, ये आपके समुद्र तल से यह ऊंचा है। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो ताल है आपका, यह बाज, बुरास, चीड़ और कफाल आदि वृक्षों के अलावा मनोरम पहाड़ियों से ये दोस्तों चारों ओर से क्या हुआ है, यह घिरा हुआ है। और इसके निकट ही दोस्तों एक मंदिर है जिनका नाम है कौन सा, तो नंदा देवी। एक पर्वत भी है नंदा पर्वत है, ठीक है ना, नंदा देवी। तो जो नंदा देवी है दोस्तों, ये जो मंदिर है नंदा देवी का, वो भी दोस्तों इसी ताल के निकट क्या है, उपस्थित है। और इस झील के पास दोस्तों आदि बद्री से पैदल भी पहुंचा जा सकता है, कहाँ पर, तो बेनी ताल पर, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों बेनी ताल के बारे में इतना सब कुछ जाना है। अब हम लोग चलते हैं अगला जो ताल है उस पर। इसमें बताया जा रहा है विष्णु ताल, ठीक है। तो जो दोस्तों आपका विष्णु ताल है वो आपके चमोली के बद्रीनाथ के पास स्थित है। तो इसके बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को ज़्यादा चर्चा करके नहीं बताऊंगा। ये दोस्तों जो आपका ताल है इसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ जाना बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग दोस्तों क्या करते हैं कि इसका जो अगला जो ताल है उस पर हम लोग क्या करते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जो अगला ताल है वो आपका कौन सा, तो लिंगा ताल। तो दोस्तों जो लिंगा ताल है ये दोस्तों आपका चमोली के फूलों की घाटी के मध्य स्थित है। देखिए जो आपका लिंगा ताल और आचरी ताल, यही में दो ताल है, लिंगा ताल और आचरी ताल। तो दोस्तों आपका ये जो ताल है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपके चमोली के फूलों की घाटी के मध्य में क्या है, यह उपस्थित है। यानी कि दोस्तों आपके चमोली जिला में एक फूलों की घाटी है और इसी फूलों की घाटी के बीचों बीच यानी कि मध्य में आपका ये ताल क्या है दोस्तों, उपस्थित है। अगर बात करें दोस्तों लिंगा ताल के मध्य का, तो दोस्तों लिंगा ताल के मध्य यानी अब इस ताल के बीच में दोस्तों एक सुंदर प्लेटों से सुसज्जित है, यानी सुंदर प्लेटों से दोस्तों सज्जित एक टापू है। तो मैंने आप लोगों को बताया था टापू यानी कि दोस्तों आपके स्थल का एक टुकड़ा, जिसे दोस्तों हम लोग द्वीप या महाद्वीप बोल सकते हैं। तो जब इस लिंगा ताल यानी दोस्तों जब आपके झीलों के बीचों बीच उपस्थित है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका ये स्थल का जो टुकड़ा है वो बिल्कुल भी महाद्वीप ना होगा, वो किस रूप में होगा, तो वो द्वीप के रूप में होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, टापू बोलेंगे, ठीक है। जो लिंग के रूप में सूर्य की रोशनी में भव्य दिखाई पड़ता है, यानी बहुत ही देखने में दोस्तों यह सुंदर लगती है। और बात करें हम लोग आचरी ताल, तो दोस्तों जो आचरी ताल है वो आपके इसी ताल से कुछ ही दूर पर क्या है, यह उपस्थित है। और ये भी दोस्तों आपके फूलों की घाटी में क्या है, उपस्थित है। इसीलिए मैंने आप लोगों को लिंगा ताल और आचरी ताल दोनों को एक साथ रखकर फूलों की घाटी में यहाँ पर संबोधित कर दिया है, क्योंकि फूलों की घाटी में क्या होंगे, ये दोनों ताल दोस्तों आपके पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आपका लिंगा ताल जो आचरी ताल है वो आपका खत्म हुआ। अब हम लोग बात करते हैं अगला जो सुख ताल है, सूखा नहीं सुख ताल, उस पर। तो दोस्तों जो सुख ताल है इस पर हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जो आपका सुख ताल है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों जो आपका सुख ताल है वो है चमोली के घाट के ऊपर, यानी चमोली में दोस्तों जो आपका घाट है उसके ऊपर ही क्या है, यह ताल आपका उपस्थित है। तो ये भी ताल दोस्तों आप लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसका जो अगला ताल है उस पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जो आपका अगला ताल है वो कौन है, तो दोस्तों जो आपका अगला ताल है वो है झल ताल, ठीक है। तो जो झल ताल है इसमें क्या बताया जा रहा है, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बताया जा रहा है सूखा ताल के पास, यानी जो झल ताल है वो भी दोस्तों आपके सूखा ताल के पास ही है। तो जो सूखा ताल होगा यहाँ पर है भाई, तो चमोली घाट के ऊपर, जब चमोली घाट के ऊपर आपका सूखा ताल है तो कहीं ना कहीं जो झलताल होगा वो भी आपके घाट के ऊपर ही होगा, चमोली
चमोली के घाट के ऊपर ही दोस्तों क्या होगा, ये झलताल आपका उपस्थित होगा, जो कि आपके सुखताल के पास ही है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या समझेंगे कि जो सुखताल है, जो झलताल है, वो आपके चमोली के घाट के ऊपर दोनों के दोनों ये ताल उपस्थित है। इसमें बताया जा रहा है काकभुसुंडी ताल, ठीक है। तो दोस्तों काकभुसुंडी ताल जो है आपका वो हाथी पर्वत जोशीमठ, ठीक है। यानी दोस्तों हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो हमारा काकभुसुंडी जो ताल है, ये दोस्तों आपके टिहरी गढ़वाल के चमोली क्षेत्र में उपस्थित है, यानी चमोली जिले में दोस्तों ये आपका उपस्थित है ये भी ताल। और इस ताल के निकट एक पर्वत है जो कि हाथी के आकार का है, यानी हाथी रूप में दोस्तों क्या होता है, वो पर्वत दिखाई पड़ता है, जिसे हम लोग हाथी पर्वत के रूप में जानते हैं। और उसी में दोस्तों आपके इसी ताल के निकट दोस्तों एक मठ है जिसे हम लोग बोलते हैं जोशीमठ। तो आप लोगों ने जाना दोस्तों जो कि आपका जो काकभुसुंडी जो ताल है, इसके पास दोस्तों एक पर्वत है जो कि हाथी के आकार का है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाथी पर्वत, और साथ ही इसी ताल के निकट एक मठ है जिसका नाम है जोशीमठ। तो इस प्रकार से आपका जो काकभुसुंडी ताल है वो भी आपका खत्म हुआ। अब हम लोग बात करते हैं गोहाना ताल, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जो गोहाना ताल है, इसमें क्या बताया जा रहा है, गोहाना ताल। तो दोस्तों गोहाना ताल का अगर हम स्थिति की बात करें तो इसकी जो स्थिति है वो दोस्तों आप लोग को इसके माध्यम से जो मैंने चार्ट बताया ना, उसमें दोस्तों आप लोग को दिखाया गया होगा। तो गोहाना ताल में देखिए बोला जा रहा है गोपेश्वर से पूर्व में स्थित इस झील का निर्माण 1895 में बिरई गंगा में पहाड़ गिरने से हुआ था। यानी दोस्तों एक नदी है कि झील है पता ना, पर उसका नाम दिया है क्या, बिरई गंगा। और इस बिरई गंगा में एक दोस्तों पर्वत गिर गया था, एक पहाड़ गिर गया था। जब ये पहाड़ गिरा था ना, तो पहाड़ गिरने के कारण ही दोस्तों क्या हुआ था, इस ताल का निर्माण हुआ था, जो कि दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों आपके गोपेश्वर के पूर्व में स्थित है। और इसका जो निर्माण हुआ था, इस झील का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था, तो वो हुआ था 1895 ईस्वी में, ठीक है। और 1970 में यह झील स्वयं टूटकर समाप्त हो गया। यानी कि दोस्तों 1970 में इस झील का जो दोस्तों अस्तित्व है वो खत्म हो गया। फिर भी दोस्तों आप लोग इस झील को समझ कर रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आपका गोहाना ताल है वो भी आपका खत्म हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो अगला ताल है उस पर चलते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कौन कौन सा ताल, तो आपका गुडायर, आदि मातृका, नरसिंह, मणिभद्र तथा सिद्ध ताल, ठीक है। तो दोस्तों ये सब जितने भी आप ताल देख रहे हैं ना, ये सब के सब दोस्तों जो ताल है आपके वो आपके चमोली जिले में ही उपस्थित है, जो कि दोस्तों आपके उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो मातृका ताल है, इस पर दोस्तों अगर हम देखें मातृका ताल, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने लिंगा ताल तो जान चुका। तो जो दोस्तों आपका मातृका देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, चमोली के फूलों की घाटी में स्थित लिंगा ताल के उत्तर, देखिएगा ये जो आपका मातृका ताल है वो कहाँ पर भाई, तो चमोली के फूलों की घाटी में स्थित लिंगा ताल के उत्तर दिशा में शिलाखंडों के पार यह दोस्तों जो आपका ताल है यह उपस्थित है। इसी ताल को दोस्तों देवियों या मातृशक्ति का ताल भी क्या किया जाता है दोस्तों, कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो मातृका ताल है वो भी आपका खत्म हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो अगला ताल है उस पर चलने का प्रयास करते हैं। अगला जो ताल है वो है कौन सा, तो दोस्तों आपका है नचिकेता ताल, ठीक है। तो दोस्तों जो नचिकेता ताल है उस पर हम लोग यहाँ पर विचार करते हैं इसके बारे में समझकर। तो जो नचिकेता ताल है वो है आपके उत्तरकाशी, यानी कि दोस्तों यह उत्तरकाशी में क्या है आपका उपस्थित है, दूध गंगा हिमनद के पास। यानी यहीं से क्या होती है, एक गंगा एक नदी निकलती है जिसका नाम है दूध गंगा, और किसके पास से निकलती है, तो हिमनद के पास निकलती है। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग नचिकेता ताल के बारे में जानते हैं। दोस्तों जो ये ताल है आपका यह उत्तरकाशी जिले में शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्थित है। दोस्तों जो उत्तरकाशी है वो आपके दोस्तों जो गढ़वाल क्षेत्र है उसका एक जिला है। जिस प्रकार से दोस्तों कौन सा जिला था, चमोली जिला, उसी प्रकार से उत्तरकाशी जो है दोस्तों वो भी आपका क्या है, एक प्रकार का जिला है। और इस जिले में दोस्तों लगभग इस जिले के शहर से दोस्तों लगभग 32 किलोमीटर की दोस्तों दूरी पर यह क्या है, घने जंगलों में ये दोस्तों आपका ताल स्थित है। कौन सा था आपका नचिकेता ताल। दोस्तों इसके किनारे पर एक छोटा सा मंदिर है, और जनश्रुति है, मतलब लोगों का कहना यह है कि उदलक के पुत्र, दोस्तों उदलक के पुत्र कौन थे, उदलक जो पुत्र थे उनका नाम था नचिकेता। आप लोगों ने 5, 6, 8 क्लास में हिंदी के चैप्टर में नचिकेता का दोस्तों कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि उदलक के पुत्र थे, ठीक है। उनका नाम क्या था, नचिकेता। और इन्हीं के नाम पर दोस्तों इस ताल का क्या किया गया है, नामकरण किया गया है, जिसे दोस्तों हम लोग नचिकेता ताल के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। और यहीं पर दोस्तों रात्रि में विश्राम के हेतु चौरंगी खाल में दोस्तों यहीं पर एक स्थान है जिसका नाम क्या चाहिए, चौरंगी खाल। हर एक बात को आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझ रहिएगा। यहीं पर एक स्थान जिसका नाम है चौरंगी खाल, और इस चौरंगी खाल में दोस्तों लोक निर्माण विभाग का आश्रम है, ठीक है। आश्रम मतलब विश्राम आश्रम, विश्राम गृह भी बोल सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, आराम करते हैं, क्योंकि आसपास इसके क्या है, बहुत सारे दोस्तों घने जंगल है। तो इसमें क्या होगा, काफ़ी सेफ्टी होगा। और कोई अगर आता है घूमने उमने के लिए, अगर रात को दोस्तों अगर वहीं पर रुक जाता है तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठहर सकते हैं। यानी सेफ्टी के लिए दोस्तों इस स्थान पर क्या किया गया है, एक दोस्तों गृह बनाया गया है, जो कि आपका विश्राम गृह के रूप में जाना जाता है। आइए अगला कौन सा है आपका डोडी ताल। तो
दोस्तों जो डोडी ताल है वो भी आपके उत्तरकाशी में क्या है आपका उपस्थित है। यानी कि दोस्तों जो आपका डोडी ताल है वो उत्तरकाशी जिले में शहर से लगभग 30 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर, वे गंगोरी से 18 किलोमीटर के दूरी पर स्थित क्या है ये दोस्तों ताल आपका उपस्थित है। और साथ ही अगर बात करें दोस्तों इस ताल की सुंदरता का, तो दोस्तों इस ताल की जो सुंदरता है वो बहुत ही दोस्तों भव्य है। यानी कि दोस्तों इस ताल की जो सुंदरता है बहुत ही दोस्तों रमणीय है, देखने में दोस्तों काफ़ी आकर्षक है। और इसका जो आकार है दोस्तों कैसा है, देखिए मैंने लिखकर बताया षष्ठकोण आकार वाला, यानी दोस्तों ये 6 कोनों वाला ताल है। इसके दोस्तों जो टोटल दोस्तों जो कोना है वो इस ताल के कितने हैं, तो 6 है, इसीलिए इसकी जो आकार वो कितनी हो चुकी है, तो 6 कोने वाला, ठीक है। और साथ ही दोस्तों ये जो ताल है आपका यह सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इस ताल में सुंदर मछलियां प्रसिद्ध है। और भागीरथ की जो सहायक ओसो नदी है, एक नदी है जो कि भागीरथ की सहायक नदी है, उस नदी का नाम है ओसो नदी। ये सबको पॉइंट आप लोग नोट करते रहिए। कौन सी नदी, ओसो नदी। और जो ओसो नदी है वो भी दोस्तों क्या की है, इसी ताल से यह निकली हुई है। और इसके चारों ओर दोस्तों भोजपत्र, राई, गुरेडा और साथ ही देवदार जैसे क्या है वृक्ष। और इस ताल से कुछ दूरी पर जो आपका डोडी ताल है, अगर इसके कुछ दूरी पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर दोस्तों बिना जल वाला, यानी वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है, एक दोस्तों ताल है जिसका नाम है अंधा ताल। इसी से कुछ दूर आगे अगर आप जाइएगा तो एक ताल मिलेगा, वो भी दोस्तों झील है लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है, जिसे हम लोग आंधा ताल के रूप में क्या करते हैं जानते हैं। और कभी कभी दोस्तों इसको काना ताल भी बोला जाता है। आंधा काना मतलब जो बहिरा हो, ठीक है, तो काना ताल भी क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। आंधा ताल समझ रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि मतलब कि इसमें पानी नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी, और उसमें आप झाँकिएगा ना इस ताल में तो सब अंधेरा दिखाई देगा, कुछ मतलब जैसे लगता है कुछ अंदर मतलब है भी नहीं कि जैसे खाई जैसा एकदम अंधेरा दिखाई देगा। अगर कोई गिरेगा भी ना तो दोस्तों उसमें से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा कि वो इसमें गिरा भी है, तो कोई गिरेगा तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, इसलिए इस ताल को कहा जाता है काना ताल, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो कोई गिरेगा, जो इंसान गिरेगा वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसका जो नाम है वो पड़ गया अंधा ताल, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं इसका जो अगला ताल है उस पर। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है कौन सा, काना ताल। तो मैंने आप लोग बता दिया कि जो काना ताल क्या है, इसके दोस्तों थोड़ा सा आगे क्या है, कुछ दूरी पर ये आपका ताल उपस्थित है। और काना ताल को हम लोग क्या बोलते हैं, काना ताल को हम लोग बोलते हैं अंधा ताल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो काना ताल है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग चलते हैं इसका जो अगला ताल है उस पर। इसमें बताया जा रहा है 5 कंडी व्यायाम ताल। तो दोस्तों जो 5 कंडी व्यायाम ताल है वो आपके उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। उत्तरकाशी जो आपका जिला है उसी में दोस्तों क्या ये आपका ताल उपस्थित है। और साथ ही जो 5 कंडी जो व्यायाम ताल है ये दोस्तों इसका जो जल है वो उबलता हुआ जल है, मतलब इस ताल का जो पानी है ये दोस्तों खौलता हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत नहीं होता है ये दोस्तों, इसका जो जल है वो उबलता है, ठीक है, यानी खौलता है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा गुण है इस ताल का वो क्या है, उबलता हुआ जल। तो इस प्रकार से आपका ये भी खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगला जो दोस्तों ताल है उस पर। देखिएगा जो आपका जो अभी कितना सारा दोस्तों मैं आप लोगों को ताल बताऊँ, इसमें देखिए केदार ताल, रोहिसाड़ा ताल, खीड़ा ताल, देवसाड़ी ताल, भारणसर ताल, लामा ताल आदि, ये जितने भी ताल देख रहे हैं ये सब के सब जो ताल है वो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपके गढ़वाल क्षेत्र के उत्तरकाशी जिला में क्या है स्थित है। दोस्तों इन सभी तालों में से जो आपका केदार ताल है ना, ये दोस्तों थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा केदार ताल के बारे में आप लोग जानिएगा, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों ये जो आपका केदार ताल है ये आपके उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री से 20 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, यह दोस्तों थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में यह ताल स्थित है। मैंने क्या बताया कि दोस्तों आपका उत्तरकाशी जो आपका जिला है वहाँ पर गंगोत्री से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक सागर है जिसका नाम है थलैया सागर, ठीक है। थलैया सागर मतलब यहाँ से एक सागर निकलती है जिसका नाम है थलैया, और इसका नाम है दोस्तों थलैया सागर पर्वत। और मैं बता दूं दोस्तों कि आपका जो पर्वत है ना, कौन सा मैंने बताया, थलैया सागर, और एक और पर्वत है, ठीक है। बहुत सारे पर्वत है, पर्वतों की श्रृंखला है और पर्वतों की कमी नहीं है, तो एक हो जाएगा और ये जोगिन। और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोग का जो थलैया सागर जो पर्वत है ना, जो कि पर्वतों की श्रृंखला है, थलैया सागर पर्वत, और उसी में दोस्तों आपका एक और पर्वत है जिसका नाम है जोगिन।
जोगिन पर्वत है, एक और पर्वत है जिसका नाम है भृंगपथ। बहुत सारे पर्वत है, पर्वतों की श्रृंखला है थलैया सागर पर्वत में, ठीक है, पर्वतों की श्रृंखला है। तो यहाँ पर दोस्तों पर्वतारोहण समझ रहे हैं, यानी जो पर्वत पर जाने वाले जो दोस्तों यात्री होते हैं, जो पर्वत यात्री जो होते हैं, तो उनके दोस्तों रहने के लिए, पर्वतारोहण के लिए दोस्तों जो आधार शिविर है, यानी रहने का दोस्तों जो स्थान है वो इसी झील के क्या किया जाता है, निकट बनाया जाता है, जिससे कि दोस्तों उनको पानी की बिल्कुल भी क्या हो, कमी ना हो। क्योंकि दोस्तों इस पर्वतों के आसपास जो आपका पानी का जो स्रोत है वो दोस्तों केवल कौन है, केदार ताल ही, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो केदार ताल है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, और बाकी जो भी दोस्तों आपका जो ये ताल बच चुके हैं उतने आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए मैं आप लोग बता रहा हूँ इसका जो अगला ताल है उस पर। इसमें बताया जा रहा है देवरिया ताल। तो दोस्तों जो देवरिया ताल है इसका नाम सुने आप लोग दोस्तों, जो आपका देवरिया ताल है, देखिएगा जो देवरिया ताल है ना, ये दोस्तों आपके रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ सारी गांव से 3 किलोमीटर की चढ़ाई करने पर तुंगनाथ के समीप यह दोस्तों आपका ताल करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है। यानी कि दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि जो आपका देवरिया ताल है वो आपके रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ सारी गांव से 3 किलोमीटर की चढ़ाई करने पर तुंगनाथ एक दोस्तों स्थान आता है, यानी कि दोस्तों मंदिर होगा तुंगनाथ, ठीक है। और तुंगनाथ के समीप ही क्या है दोस्तों, ये आपका ताल स्थित है। अगर दोस्तों बात करें इस ताल की अगर लंबाई की, तो दोस्तों इस ताल की जो लंबाई है वो करीब कितना है दोस्तों, तो करीब दोस्तों यह 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है। और ये जो ताल है दोस्तों वो चारों ओर से बांज बुरास के सघन वृक्षों से यह ताल घिरा हुआ है, और इसीलिए दोस्तों ये जो ताल है वो चौखंबा हिमशिखर का प्रतिबिंब मन मोह लेता है। यानी इस ताल के कारण दोस्तों एक पर्वत है जिसका नाम है चौखंबा हिमशिखर, लिख दें यहाँ पर देखिए, जिससे कि आप लोग समझ सकें, चौखंबा और उसके बाद हिम शिखर पर्वत है। और इसका जो प्रतिबिंब भाई पनिया में क्या होता है, उस ताल में, उस ताल के जो पानी उसमें क्या करता है, इस पर्वत का प्रतिबिंब बनता है। और जब इस पर्वत का जो प्रतिबिंब उस दोस्तों ताल में जब बनता है तो दोस्तों वो जो ताल है वो काफ़ी दोस्तों आपको देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। कौन, तो देवरिया ताल, ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं कौन सा, तो बधानी ताल में। बाधानी ताल इसको बोलेंगे, बधाड़ी नहीं, बाधानी ताल। तो दोस्तों जो आपका बधानी ताल है वो भी आपका कहाँ पर है, तो ये भी दोस्तों आपके रुद्रप्रयाग में क्या है, यह उपस्थित है। यानी कि रुद्रप्रयाग जिले में लश्करगढ़ से लगता हुआ जखोली से लगभग 25 किलोमीटर, जखोली से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दोस्तों ये जो ताल है आपका वो स्थित है। और साथ ही दोस्तों इस ताल के किनारे प्रत्येक वर्ष यानी हर एक साल यहाँ पर मेला लगता है, जिससे कि दोस्तों ये जो आपका बधानी ताल है ये दोस्तों काफ़ी क्या है, पर्यटकों के लिए लोकप्रिय है। यानी कि जब हर साल यहाँ पर मेला लगता होगा तो दोस्तों इस ताल के पास जो उत्तराखंड के निवासी है या आसपास क्षेत्र के जो निवासी या दोस्तों भारत के क्षेत्र के जो निवासी होंगे वो जरूर इस ताल के पास क्या करते होंगे, घूमने के लिए आते होंगे। ज़्यादातर तो दोस्तों आपके उत्तराखंड के दोस्तों जो क्षेत्र के जो निवासी होंगे वही क्या करते होंगे, इस ताल के निकट आते होंगे जब मेला लगता होगा, क्योंकि भाई साल भर में एक बार मेले लगता है, ठीक है। अब आइए अगला जो ताल है उस पर दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कौन सा, सरबदी या चोराबाड़ी या गांधी सरोवर। देखिए सरबदी को ही बोलेंगे चोराबाड़ी, ठीक है, और चोराबाड़ी को ही बोलेंगे हम लोग गांधी सरोवर। यानी कि दोस्तों गांधी सरोवर, चोराबाड़ी और सरबदी तीनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोस्तों तीनों को दोस्तों क्या किया जाता है, एक ही झील को दोस्तों 3 नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। जो कि दोस्तों ये भी क्या है, आपके रुद्रप्रयाग में ही दोस्तों ये आपका जो ताल है, जो झील है, यह उपस्थित है, ठीक है। आइए मैं बात करता हूँ इसका जो अगला ताल है उस पर। इसमें बताया जा रहा है चंदबाड़ी ताल, ठीक। तो दोस्तों जो चंदबाड़ी ताल है ये आपके देहरादून, उत्तरांचल की राजधानी कहाँ है पता है ना, उत्तरांचल को ही बोलते हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। तो दोस्तों जो देहरादून जो राजधानी है वहाँ पर एक दोस्तों नदी है, यानी कि देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, चंद्रभागा नदी का उद्गम। यानी कि जो आपका चंदबाड़ी जो ताल है वो आपके उत्तराखंड का जो राजधानी है देहरादून उसी के निकट क्या है, यह दोस्तों आपका ताल उपस्थित है। और इसी ताल से दोस्तों एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, चंद्रभागा नदी। ये जो आपका चंदबाड़ी जो ताल है इसी ताल से दोस्तों एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, चंद्रभागा नदी। और इसलिए जो आपका चंद्रबाड़ी ताल है इसको दोस्तों हम लोग चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थान क्या करते हैं, मानते हैं, जो कि आपके उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यह स्थित है। तो बस इतना जानना है, अब इससे ज़्यादा बिल्कुल भी विशेष नहीं जानना है, मैंने आप लोगों को बहुत दोस्तों समझाने का प्रयास किया है। अगला कौन है यहाँ पर देखिए, इसमें कांसरो ताल, कांसरो ताल है, कांसरो ताल। तो दोस्तों जो आपका कांसरो ताल है वो भी आपके देहरादून में क्या है, यानी देहरादून के निकट ही क्या है, ये दोस्तों आपका स्थित है।
है, जो कि आपके रायवाला के पास, यानी कि जब आप देहरादून जाइएगा तो वहाँ पर दोस्तों एक स्थान होगा जिसका नाम है रायवाला, और रायवाला के निकट ही दोस्तों आपका ये ताल क्या है, उपस्थित है। ठीक, अब देखिए इसमें है दीप सरोवर। तो दोस्तों दीप सरोवर है, नाम से ही अच्छा लग रहा है। दीप का मतलब क्या होता है? दीप का मतलब होता है दोस्तों जो देखने में काफ़ी भव्य हो, देखने में काफ़ी दोस्तों आपका मनोरम हो, देखने में काफ़ी दोस्तों आपका सुंदर शील हो। तो दोस्तों जो आपके ये सरोवर है, एक तरीके से दोस्तों ये जो आपका झील है, इसकी जो आकृति होगी वो छोटी होगी, ठीक है, और इसकी आकृति छोटा होने के कारण ये दोस्तों आपके सरोवर के समान प्रतीत होता है ये झील, और ये जो झील है दोस्तों काफ़ी देखने में सुंदर लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं दीप सरोवर। और ये जो दीप सरोवर है दोस्तों, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो जो आपका दीप सरोवर है वो आपके हरिद्वार के बिल्व पर्वत पर स्थित है। हरिद्वार के कहाँ पर है दोस्तों? तो हरिद्वार के बिल्व पर्वत पर क्या है ये दोस्तों? दीप सरोवर स्थित है। तो इस प्रकार से आपके गढ़वाल क्षेत्र में आने वाले कुल जितने सारे दोस्तों आपके ताले हैं, कुल जितने सारे, मैं यहाँ पर गलत बोल रहा हूँ दोस्तों, अभी तो बहुत सारे ताल हैं, बहुत सारे तालों को दोस्तों मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अगर दोस्तों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बहुत सारे जो भी मतलब कि आपके उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के कुल जितने सारे आपके ताल हैं मैंने सबको बता दिया, तो मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं सबको नहीं बताया हूँ। जो आपके गढ़वाल क्षेत्र में आने वाले जो आपके इंपॉर्टेंट जो ताल थे उन्हीं को दोस्तों मैंने आप लोग के सामने बताया है। अगर दोस्तों बात करें गिनती का, तो मैं अब आप लोगों ने देखा कि आपके गढ़वाल क्षेत्र में जो तालों की जो संख्या वो कितनी है, हजारों है, जिसको दोस्तों हम लोग सहस्त्र ताल के रूप में क्या करते जानते हैं। तो हजार तो मैंने आप लोग को बताया नहीं ना बताया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को जानना है, जिसे दोस्तों हम लोग का काम है, या अगर इतना भी हम लोग अपने लाइफ में अगर जानते हैं उत्तराखंड की इन दोस्तों तालों के बारे में, इन झीलों के बारे में, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपके उत्तराखंड क्षेत्र में आने वाले कुल जितने सारे दोस्तों आपके चमोली जिले, और साथ ही दोस्तों एक और जिला था उत्तरकाशी, उसमें आने वाले कुल जितने सारे दोस्तों आपके ताले थे, जिले थे, मैंने उन सभी को आप लोगों के लिए बता दिया है। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोगों ने उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र और उत्तरकाशी क्षेत्र और साथ ही देहरादून में आने वाले कुल जितने सारे जिले हैं उन सभी के बारे में दोस्तों आप लोगों ने जानकारी हासिल किया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।